हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्क्रीन पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अप्लाइड ऑन एडवांस। हिंदी में कहा गया है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को उनकी फर्म द्वारा कितने अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाता है। तो याद रखिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितने % इंटरेस्ट दिया जाता है, 6% ब्याज दिया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 6%। कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है, मतलब कौन सा पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये पूछा गया है। तो पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, तो सीमित दायित्व पार्टनरशिप में नहीं होता, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं होती। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड किया जाता है और 2 और मोर देन 2% होते हैं। लेकिन सीमित दायित्व जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं वो नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ जो नहीं है वो पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिए और नहीं पर ध्यान दीजिए कि पर्टिकुलर क्या पूछा गया है। चलिए अब हम आगे स्क्रीन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रेट विल बी अप्लाइड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो याद रखिए लोग जल्दी से इसका आंसर 6 लगा देते हैं। इसका आंसर 6 नहीं होगा क्योंकि ये पूंजी पर ब्याज कह रहे हैं। और आप याद रखिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और ना ही आहरण पर ब्याज दिया जाता है। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट इज़ चार्ज्ड ऑन देयर ड्राइंग्स। मतलब आहरण पर भी ब्याज नहीं होता और इसके अलावा पूंजी पर भी ब्याज नहीं होता। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूंजी की बात की है, कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात की है, ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होती, इंटरेस्ट ऑन एडवांस की बात होती तो 6% हो जाता, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम एक बार बता देते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस को आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि आगे आपके सीक्वेंस में क्वेश्चन क्या हैं। तो देख लेते हैं अभी जो क्वेश्चन आया था साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर कितना ब्याज होगा। आपको बता दिया पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अब चालू खाता क्या है, तो करंट अकाउंट के बारे में पूछा है कि करंट अकाउंट क्या है। तो बताइए पार्टनर का करंट अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये साझेदार का पर्सनल अकाउंट खोला जाता है। ए का करंट अकाउंट होता है, बी का करंट अकाउंट होता है, सी का करंट अकाउंट होता है। और ये अकाउंट पर्टिकुलर एक व्यक्ति से संबंधित होते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत खाता है, मतलब ये एक पर्सनल अकाउंट है। तो करंट अकाउंट विल बी पर्सनल अकाउंट। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत चल यानी कि होता है फ्लक्चुएटेड कैपिटल। फ्लक्चुएटेड कैपिटल में पार्टनर को पूंजी पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो आपको पता है जब कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटेड होती है, तो पार्टनर को मिलने वाली हर चीज़ उसके क्रेडिट में लिख दी जाती है। और किस खाते के क्रेडिट में लिख दी जाती है, वो लिख दी जाती है साझेदारों के पूंजी खाते में, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी credited in the capital account of partners in the case of फ्लक्चुएटेड कैपिटल। तो जब फ्लक्चुएटेड कैपिटल होगी और पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पूंजी परिवर्तनशील हो, फ्लक्चुएटेड हो, तो करंट अकाउंट ओपन नहीं किया जाता और जितने भी एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में ही होते हैं। इसके संबंध में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी 2 दिन पहले ही बनाया हुआ है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुई हो तो लगभग 30 से 32 मिनट का वो वीडियो है, पब्लिकली वो वीडियो है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आपने अगर वीडियो में लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से लाइक कर दें। आगे हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं पार्टनरशिप में और क्या दिया गया है आपको। तो जो क्वेश्चन 5वां हम ले चुके हैं वो ये दिया है 5वां। 6वां क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं आगे क्या है।
साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा। तो अब देखिए हमेशा होगा बोला है तो पार्टनर का करंट अकाउंट की बात की है, यहाँ किस अकाउंट की बात की है, पार्टनर के करंट अकाउंट की बात की है। और करंट अकाउंट जो है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इनमें से कोई भी अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है करंट अकाउंट का, मतलब चालू खाते का। तो लिखा है सी ऑप्शन, देखिए दोनों में से कोई भी यानी दोनों में से कोई एक होगा। अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट नहीं होगा और क्रेडिट होगा तो डेबिट नहीं होगा, तो दोनों में से कोई भी आ जाएगा। मतलब ना डेबिट बैलेंस अकेला कह सकते हैं ना क्रेडिट बैलेंस, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि पार्टनर के क्रेडिट में क्या आया। तो पार्टनर के करंट अकाउंट में क्या क्या आता, आप सबको पता है। पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर को मिलने वाला रिम्यूनरेशन। अगर एस पर पार्टनरशिप डीड है तो वो सब क्रेडिट में लिख दिया जाता है। और पार्टनर की ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट के डेबिट में आते हैं। अगर डेबिट ज़्यादा हुआ तो क्रेडिट में बैलेंस आ जाता है और क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो डेबिट में बैलेंस आ जाता है। इस तरह कोई भी अकाउंट का, इस अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो आपका आंसर फ़िलहाल क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। मतलब अब बोथ हो जाएगा, मतलब जो कि दोनों दिए गए डेबिट और क्रेडिट वो दोनों हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। 7वें क्वेश्चन में है साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। तो पूंजी पर ब्याज जो दिया जाता है वो पूंजी पर ब्याज किस पूंजी पर दिया जाता है, क्या प्रारंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर, औसत पूंजी पर। तो आपका आंसर ओपनिंग कैपिटल पर हो जाएगा। तो याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर हमेशा पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। इस बात को याद रखिएगा। टोटल 30 MCQs हम लेकर आए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना कैसा है, मतलब कि जो पार्टनरशिप डीड होता है वो पार्टनरशिप डीड आपका कैसा होता है। तो बताइए पार्टनरशिप डीड बनाना अगर लिखित में है, रिटर्न में है तो कैसा होगा। पार्टनरशिप डीड बनाने को यहाँ बोला गया है। पार्टनरशिप डीड अगर हम यहाँ बनाते हैं तो पूछा गया है कि लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना कैसा है। तो लिखित बनाना ऐच्छिक है, मतलब ऑप्शनल है। ये हमारी इच्छा पर डिपेंड है कि हम लिखित बनाएं या मौखिक रखें। तो ना लिखित और ना मौखिक ये कोई अनिवार्य नहीं है, बल्कि हमारी इच्छा पर है। और अगर फ्यूचर में हम डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं, विवादों से बचना चाहते हैं, तो हमें लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले विवादों को उसके माध्यम से हल किया जा सके। और आपको पता है साझेदारी का जन्म समझौते से होता है, साझेदारी में विवाद का निपटारा भी समझौते से होता है। इंग्लिश में इसी समझौते को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड एक कॉन्ट्रैक्ट है और पार्टनरशिप डीड एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है, जिसमें पार्टनर इस बात पर एकमत हो जाते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है और कैसे बिजनेस को ऑपरेट करना है, जो भी उनकी पॉलिसी होगी। और याद रखिए पार्टनरशिप डीड को क्या कहा जाता है, तो इसको साझेदारी का अंतर नियम कहा जाता है। मतलब इसको पार्टनरशिप का क्या किया जाता है, इंटरनल रूल्स रेगुलेशन कहा जाता है, क्योंकि साझेदार अपने तौर पर इसको तैयार करते हैं। सरकारी तौर पर कोई उनके ऊपर बाध्यता नहीं होती कि वो इसको अनिवार्य रूप से बनाएं। अगर सरकारी बाध्यता होती तो ये अनिवार्य होता, कंपलसरी होता, बट इट्स डिपेंड ऑन विल ऑफ पार्टनर, मतलब ये साझेदार की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। अब इसके बाद 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जल्दी से 9th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है। साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, देय ब्याज बोला है, मतलब जो ब्याज पार्टनर्स को दिया जाता है वो कहाँ लिखा जाता है। तो याद रखिए पार्टनर्स को मिलने वाला इंटरेस्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का अकाउंट है, तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में आएगा। और अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हैं तो यही ब्याज पार्टनर्स के
कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा, और पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको दिया गया है फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। तो फर्म के लिए साझेदार का आहरण पर ब्याज कैसा है? तो आहरण यदि हम करते हैं, आप इसको अपने नज़रिए से सोचें कि आप यदि पार्टनर हैं और आपने अगर अपने फर्म से विड्रॉ किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट आपके लिए हो गया एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम यहाँ पूछा गया है कि फर्म के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज क्या है। तो हम अगर पे करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? ब्याज एक एक्सपेंस होगा, लेकिन हमारा एक्सपेंस दूसरे के लिए क्या बन जाता है? इनकम। तो यहाँ फर्म के नज़रिए से पूछा है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी? वो इनकम हो जाएगी। तो आप व्यय में टिक नहीं करेंगे, एक्सपेंस में टिक नहीं करेंगे, बल्कि इनकम मतलब आय बी पॉइंट में टिक कर देंगे, क्योंकि ये एक क्या है? फर्म के लिए आय है, जबकि साझेदारों के लिए ये क्या है? साझेदारों के लिए व्यय है। साझेदार ब्याज चुकाएंगे और फर्म को ब्याज मिलेगा। तो फर्म के लिए क्या बन गया? फर्म के लिए ये बन गया क्या? इनकम। तो इनकम है इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्क्रीन पर और क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभानी खाते का विभाजन किया जाता है। जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है? तो प्रॉफिट बताइए, क्या बराबर बांटा जाता है? हाँ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा घुमा कर दिया है कि साझेदारी फर्म में लाभानी का विभाजन किया जाता है। तो आप सबसे पहले बराबर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार बराबर नहीं बांटा जाता। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब बराबर बांटा जाता है। जैसा आपने ऊपर देखा कि कोई समझौता नहीं है, कोई अनुबंध नहीं है तो बराबर बांटेंगे, लेकिन पार्टनरशिप डीड होगी तो किसके अनुसार बांटा जाएगा? समझौते के अनुसार बांटा जाएगा। और यहाँ तो बोला नहीं है कि समझौता नहीं है, और समझौता नहीं है अगर बोला होता तो हम बराबर बांटते। एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल, और एग्रीमेंट अगर है तो एज पर एग्रीमेंट होगा, मतलब यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा। लाभानी नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है? इसके बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो 2 दिन पहले ही बनाया है, और उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको लिखा हुआ है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ये बताया था। यहाँ पूछा गया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है, और इसी अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है, उसको भी याद रखें, जो कि अधिकतर लोगों को नहीं पता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका कितना है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप क्या कह सकते हैं? तो याद रखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दूसरा नाम पीएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो आप याद रखिएगा, पीएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कहते हैं। हिंदी में भी इसका दूसरा नाम है लाभ हानि नियोजन खाता, और इसको लाभ हानि विनियोग खाता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लाभ का विनियोग होता है, इन्वेस्ट होता है, प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं। ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि आप यहाँ पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो याद रखिए, पीएल अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को डिवाइजिबल प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। शुद्ध लाभ कहाँ निकाला जाता है? शुद्ध लाभ निकाला जाता है आपका कहाँ? पीएल अकाउंट में, यानी लाभानी खाते में, लेकिन यहाँ लाभानी नियोजन खाता है, जो कि लाभानी खाते का विस्तार है। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट एंड इट इज़ मेड फॉर फाइंड द डिवाइजिबल प्रॉफिट। ये डिवाइजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए बनाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ सी हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि एक जनरल पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। मिनिमम नंबर 2 होते हैं, और मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 50 होते हैं। ये मैक्सिमम 50 किसने निर्धारित किया है? तो याद रखिए, ये कंपनीज़ एक्ट 2013 में ये मेंशन है
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो याद रखिए साझेदारी में कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। साझेदारी अधिनियम 1932 में इसकी व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत है और इसमें कितनी व्यवस्था कर दी गई है, अधिकतम संख्या की 50 कर दी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं और मिनिमम 2 से पार्टनरशिप शुरू हो सकती है, जैसा कि आपको पता है। अब निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है? लाभ का नियोजन मतलब जो लाभ हानि नियोजन खाते में आता, मतलब इसमें पूछा गया है कि विच इज़ द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको ये बताना है कि लाभ हानि नियोजन खाता, जिसको हम इंग्लिश में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, इसमें कौन सी मद आती है? तो पूंजी पर ब्याज आप लगाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया है, इसको आप समझ लें। लाभ का नियोजन, तो याद रखिए लाभ का नियोजन लाभ हानि नियोजन खाते में होता है और लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में हम पूंजी पर ब्याज लगाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया है। तो फिलहाल आपका आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। तो याद रखिए जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना हो और ड्राइंग्स का आपको क्या ना दिया हो, तो यहाँ ड्राइंग की बात हो रही है। यदि आपको ड्राइंग्स दिया है और इस पर क्या लगाना है, आपको इंटरेस्ट लगाना है, तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगाने के लिए ये पूछा गया है। अगर आपको टाइम ना दिया हो कि कब ड्राइंग किया तो कितना एवरेज बेसिस पर लोगे, तो एवरेज वहाँ 6 मंथ लिया जाता है। तो याद रखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एवरेज मंथ कितने होते हैं, 6 मंथ होते हैं और इस 6 मंथ के बेसिस पर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। अब वीडियो में आगे देख लेते हैं। जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तारीख को किया जाता है तो कुल राशि पर कितना ब्याज लगाता है? अब देखिए यहाँ निश्चित राशि बोला है, निश्चित की मतलब फिक्स्ड अमाउंट जो है पर्टिकुलर बोला गया है कि एक निश्चित राशि निकाल रहे हैं और महीने के अंत में निकाल रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ 3 रूल होते हैं। एक होता है 6.5 मंथ लेते हैं, एक लेते हैं 6.0 और एक लिया जाता है 5.5। ये कब लिया जाता है? जब क्वेश्चन में मासिक बोला जाए मतलब मंथली बोला जाए और एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ हो, यानी मंथ के प्रारंभ में रकम निकालें तो 6.5 मंथ होता है। अगर महीने के मिडिल में निकालें, जैसे 15 तारीख में हर महीने हम रकम निकाल रहे हैं तो 6.0 लेंगे। और अगर एट द एंड ऑफ मंथ यानी कि मंथ के अंत में यानी हर महीने 30 या 31 तारीख में पैसे निकालते हैं तो फिर 5.5 लिया जाता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? अंतिम तारीख पूछी गई है। इसका मतलब आपका आंसर 5 क्या हो जाएगा? 5 मंथ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ये सब चीज़ें हम जो हैं अपने रेगुलर बैचेस में जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें सब चीज़ें हमने कवर कराई हैं और ये कैसे कैलकुलेट होता है वो भी बताया है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर कोई डाउट है हिंदी और इंग्लिश को लेकर या किसी भी स्टडी मटेरियल को लेकर और हमारी क्लास को लेकर कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं कि ऑफलाइन ले रहे हैं, तो इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। और बहुत ही स्टूडेंट हमसे बड़े बड़े शहरों से स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप निश्चित हमारे नंबर पर कॉल करें ताकि हम आपको और अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्स के बारे में प्रोवाइड कर सकें। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में बोला है मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो याद रखिए जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो ना उसको वेतन मिल सकता है, ना कमीशन मिल सकता है और ना ही पूंजी पर ब्याज मिल सकता है, क्योंकि इनकी जब व्यवस्था होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, कमीशन की और इसके अलावा पार्टनर को मिलने वाली जो भी पर्टिकुलर चीज़ें उन सब की व्यवस्था तब होती है जब उनके बीच में साझेदारी संलेख हो। लेकिन साझेदारी संलेख यहाँ नहीं है।
तो उपरोक्त किसी भी चीज़ को लेने का अधिकार उनका नहीं है। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ अच्छे से देख ले, यहाँ नहीं है लिखा है, नहीं है मतलब ना वेतन मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना पूंजी पर ब्याज मिलेगा, तो ऊपर कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। सिर्फ क्या मिलेगा, तो उनको मिल सकता है जो वो लाभ कमाएंगे और जो उनका लाभ का शेयर होगा वो मिलेगा। और एक दूसरी अहम चीज़ मिल सकती है, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिल सकता है। किसी साझेदार ने फर्म को अगर कोई ऋण दिया है तो 6% ब्याज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पर एनम रेट से दिया जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 19 देख लेते हैं, क्या दिया है। यदि प्रत्येक तिमाही के अंत में यदि प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि क्या होगी। मतलब अगर वो हर क्वार्टर के, यहाँ देखिए तिमाही कहा है, तिमाही का मतलब होता है क्वार्टर, तो 3 माह की, एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। और हर क्वार्टर में पहले दिन यानी फर्स्ट डे ही जो रकम निकाल रहे हैं, मतलब एट द बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। और जब पहले ही दिन रकम निकालते हैं तो इसके लिए ब्याज की गणना औसत कितने माह के आधार पर होगी। देखिए ये हमने बताया था, ये मासिक था, और अब हम जो बताने जा रहे हैं आपको वो क्वार्टरली बताने जा रहे हैं। तो क्वार्टरली में नियम चलता है 7.5, 6.0 और 4.5। अगर बिगनिंग होगा मंथ के, अगर पहली तारीख में निकाल रहे हैं क्वार्टर के पहली तारीख में, पहले मंथ में, तो आ जाएगा 7.5। अगर क्वार्टर के हम कब निकाल रहे हैं, बीच में, मध्य में निकाल रहे हैं तो 6.0। और अगर क्वार्टर के बिल्कुल अंतिम दिन निकाल रहे हैं तो 4 पॉइंट कितना होगा, 5। तो यहाँ फ़िलहाल आपसे क्या पूछा है, बिगिनिंग पूछा है। तो बिगिनिंग अगर आपसे पूछा गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि बिगिनिंग पूछा गया है कि आपसे मिडिल पूछा गया है कि एट द एंड। तो देखिए प्रथम दिन बोला है, प्रथम दिन का मतलब बिगिनिंग होता है, क्योंकि पहले दिन से शुरुआत होती है। बिगिनिंग की हमने, तो शुरुआत का बोला, इसलिए आपका आंसर 7.5 हो जाएगा। इसके बाद और आगे देख लेते हैं, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपको हम बताने वाले हैं। साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। तो याद रखिए, जब पूंजी स्थायी होती है तो पूंजी खाते और चालू खाते दोनों खोले जाते हैं। इंग्लिश में हम कहें तो if capital is fixed so current account and capital account both account will be open। तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों खोले जाते हैं, मतलब पूंजी खाता भी रखा जाता है, पूंजी में से पूंजी लिखते हैं, और बाकी जितनी चीज़ें बचती हैं उन सबको करंट अकाउंट यानी चालू खातों में लिखा जाता है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साझेदारी फर्म के लक्षण क्या हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, बिल्कुल 2 और मोर देन 2% होते हैं। प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करना, और वे सब या उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति चलाएगा, तो ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे लक्षण जो हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक पार्टनरशिप में मौजूद हैं। इसके बाद 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा। समान राशि प्रत्येक माह के शुरू में निकाली जाती है। हमने आपको बताया था, शुरू में मासिक निकाल रहे हैं मंथली 6.5, मिडिल में निकाल रहे हैं 6.0, और एट लास्ट ऑफ द मंथ निकाल रहे हैं तो 5.5। तो ये बिगनिंग का है 6.5, यहाँ बिगनिंग पूछा गया है मंथ के शुरू में, तो आपका 6.5 आंसर हो जाएगा। ये सारे फैक्ट हमने जो हैं अपने पेड ग्रुप में जो है वो बताए हुए हैं, इसलिए जल्दी से आप लोग पेड ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लें, ताकि आपसे कोई भी फैक्ट जो है वो छूट ना पाए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बहुत जल्दी वीडियो को जो है वो लाइक का बटन जो है वो हिट कर दें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। ए 1000 रुपये प्रति माह आरित करता है, और यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कुल ब्याज होगा। अब देखिए ब्याज की गणना कैसे की जाती है। 1000 रुपये मंथली है, 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 12,000। अब 12,000 साल भर का इंटरेस्ट हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 5%, तो 5 बाय कितना कर देंगे 100, और इसके बाद इंटू कर दिया जाएगा इसमें
ये देखिए अंत में निकालने को बोला है, एट लास्ट बोला गया है अंत में। तो अंत में हमने आपको बताया था कि अंत में क्या लिया जाता है, 5.5/12 लिया जाएगा, क्योंकि एवरेज बेसिस पर लेते हैं। अब यहाँ हम कैंसिलेशन करते हैं, 2 ज़ीरो से हम 2 ज़ीरो पहले कैंसिल करते हैं, 12 से 120 कैंसिल हो जाएगा कितना, 10 टाइम्स। अब 10 का हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है कितना, 50, और 50 का 5.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा 275 हो जाएगा आंसर, यानी कि 275। और 275 आपको किस में दिया है, बी में दिया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 275 आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं आगे कि 24 क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप देख लें, इसका आंसर क्या हो गया, 275 हो गया। हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। किसी ठहराव की अनुपस्थिति में, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदार क्या पाने का अधिकारी है। तो साझेदार को क्या वेतन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। क्या पूंजी के अनुपात में लाभ में हिस्सा मिलेगा, तो ये भी नहीं मिल सकता। क्या कमीशन मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पूंजी के अनुपात में बोला है, पूंजी का अनुपात क्या होता है, पूंजी के अनुपात में लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा पूंजी के अनुपात में नहीं बांटा जाता, लाभ में हिस्सा लाभानी अनुपात में बांटा जाता है। प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, नॉट इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में नहीं बांटा जाता, पूंजी के अनुपात में नहीं बांटा जाता, बल्कि लाभानी अनुपात में बांटा जाता है। इसलिए बी ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है, डी भी गलत है। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 6%, क्योंकि एक फर्म को अगर उसके पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो कितना इंटरेस्ट पर एनम होगा, 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया भी है। आगे देख लेते हैं कि परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है उसमें किसको क्रेडिट करते हैं। तो पूंजी पर ब्याज भी क्रेडिट में लिखा जाता है, लाभ भी क्रेडिट में लिखा जाता है, और पार्टनर को मिलने वाला रिम्यूनरेशन भी क्रेडिट में लिखा जाता है। और ये सब चीज़ें कब किसी क्वेश्चन में आएंगी, वो तब आएंगी जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो, क्योंकि एग्रीमेंट होगा तो ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, लाभ भी मिलता है, और साझेदारों को क्या मिलता है, पारिश्रमिक भी मिलता है। आगे देख लेते हैं, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। तो बताइए यहाँ साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या है। तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते में लिखा जाता है, तो विनियोजना हो जाएगी, मतलब ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, और ये प्रॉफिट का क्या है, एप्रोप्रिएशन है, इसलिए आपका आंसर एप्रोप्रिएशन भी हो जाएगा। याद रखिए ये फर्म के लिए क्या है, एक व्यय है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि ये फर्म के लिए क्या है तो हम व्यय बताते और हम व्यय को टिक करते। अगर ये पूछा जाता पार्टनर्स के लिए क्या है तो ये प्रॉफिट है यानी इनकम है, हम वो टिक कर देते। लेकिन यहाँ पूछा गया है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, इसलिए विनियोजन आ जाएगा या विनियोजना आ जाएगा, जिसको हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। अब मिस्टर गंभीर के लिए अगला क्वेश्चन देख लें। मिस्टर गंभीर के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में कितने रुपए निकालता है, 2000 रुपये हर माह निकाल रहा है, तो देख लेते हैं 2000 रुपये हर माह निकालेगा तो साल भर में कुल कितना आहरण हो जाएगा, 24,000। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, 12, तो 12 बाय हम कर देते हैं क्या 100, और प्रत्येक माह के यहाँ प्रारंभ में उसने राशि निकाली है, तो जब माह के प्रारंभ में निकाली जाती है राशि तो कितना लेते हैं, 6.5/12 लेते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 से ये 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो यहाँ हो जाएंगे कैंसिल। अब 240 है और इनटू कितना है 6.5, तो 240 का 6.5 से मल्टीप्लाई करें तो 240 का 6.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम देखिए 240 का 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 1200। अब कितना 6.5 था, हमने 5 से कर दिया। अब 240 का हम बचा कितना 1.5 से कर दें तो 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स वो आ जाएगा 360, और 1200 में 360 जोड़ दें तो कितना हो जाता है
1560, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1560। कैसे निकाला, इस 6.5 के 2 भाग कर लिए हमने, 6.5 से मल्टीप्लाई करना था, 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 से बाद में कर दिया, इस तरह कम्प्लीटली 6.5 से ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन हो गया और आपका आंसर 1560 आ जाएगा, जैसा कि ये ऑप्शन में आप देख रहे हैं। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है आपको, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। तो साझेदारों के आहरण पर ब्याज क्या है, तो साझेदारों के आहरण पर लगने वाला ब्याज जो है वो व्यापार के लिए क्या होता है, एक व्यापार के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। अब इसको पहले अच्छे समझ लें, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। तो याद रखिए, साझेदार जब आहरण पर ब्याज देते हैं, आहरण मतलब ड्राइंग पर क्या देते हैं, आहरण पर ब्याज देते हैं, तो ये साझेदारों के नज़रिए से देखें तो क्या है, व्यय है। और अगर फर्म के नज़रिए से देखें तो ये क्या है, आय है। तो यहाँ पूछा गया है साझेदारों के आहरण पर ब्याज क्या है, तो ये व्यापार के लिए बताइए, व्यापार के लिए पूछा है, साझेदारों के नज़रिए से नहीं पूछा। साझेदार के लिए ये क्या होता है, पार्टनर्स के लिए ये क्या होता है, व्यय होता है, लेकिन बिजनेस फर्म के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए आय होती है। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, दो नज़रिए होते हैं कि पार्टनर के लिए क्या होगा, तो पार्टनर के लिए तो क्या है, ये व्यय है, क्योंकि आहरण पार्टनर ने किया है तो उसे ब्याज देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो व्यय हो गया, एक्सपेंस हो गया। लेकिन अगर फर्म को, अगर ये साझेदार के लिए व्यय है तो फर्म के लिए क्या होगा, आय होगा। तो यहाँ फर्म के हिसाब से पूछा है कि व्यापार के लिए क्या होगा, तो व्यापार के लिए लाभ होगा, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, क्वेश्चन जो है उसमें एनालिटिकल थिंकिंग का यूज़ कीजिए, और बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि आपका एक्चुअल आंसर क्या होगा, और आप गलत करने से बच जाते हैं। इसलिए एनालिटिकल थिंकिंग यूज़ करिए, और एनालिटिकल थिंकिंग बेसिस पर ही हम अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें MCQs हैं, ट्रू और फॉल्स हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, मैच दी कॉलम है, वन वर्ड सेंटेंस है। इस प्रकार 5 प्रकार की चीज़ों से हम एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट कर रहे हैं और अपने प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से पेड कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लें। आगे देख लेते हैं, ये आखिरी स्क्रीन है जिस पर आपके ये 31 क्वेश्चन है टोटल। तो अब हम देख लेते हैं साझेदार का फर्म से संबंध क्या होता है। तो साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और फर्म का ओनर भी होता है। तो याद रखिए, पार्टनरशिप इज़ द ओनर एंड एजेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म का साझेदार स्वामी भी है, मालिक भी है और एजेंट भी है। तो आंसर सी हो जाएगा। साझेदारी का दायित्व, साझेदारों का दायित्व क्या होता है, तो हमने आपको बताया। पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, सीमित होती है। और बताइए, साझेदारों के चालू खाते तब खोले जाते हैं जबकि उनकी पूंजी क्या हो, जबकि उनकी पूंजी क्या हो, उनकी पूंजी स्थायी हो। मतलब इफ़ कैपिटल इज़ फिक्स्ड सो करेंट अकाउंट विल बी ओपन। तो यहाँ आपसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साझेदारों के चालू खाते तब खोले जाते हैं जबकि उनके पूंजी खाते क्या होते हैं, स्थायी। इफ़ कैपिटल इज़ फिक्स्ड सो करेंट अकाउंट विल बी ओपन। तो आप, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। और जिसको भी डाउट हो वो हमारे 2 दिन पहले के वीडियो लेक्चर देख ले, उनमें हमने पार्टनरशिप को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो निश्चित ही ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।